हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 1 जिसका नाम है थिंग्स टू नोट ये पढ़ाने जा रहा हूँ। ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये बताने जा रहा हूँ। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स मीन्स होता है प्रकार, ऑफ मीन्स काटी के, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। ये चीज मैं आपको बताऊंगा जिसको आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। तो देखें, जो वाक्य होते हैं बोलने के आधार पर, जो हम जिस तरीके से बोलते हैं उसके आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और 5वां होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको अभी मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? An assertive sentence is a sentence which expresses a statement. I repeat again, an assertive sentence is a sentence which expresses a statement. यानी कि एक विधि सूचक या कथनात्मक वाक्य वह होता है जो एक कथन व्यक्त करता है, वो हमारा कथनात्मक वाक्य होता है या असर्टिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, He goes to school daily. वह गोज जाता है टू स्कूल डेली, विद्यालय डेली रोज, वह विद्यालय रोज जाता है। ये एक कथन है, एक साधारण सी बात है, एक कथन है जो कहा जा रहा है, कुछ व्यक्त किया जा रहा है। जैसा कि डिफिनीशन हमने आपको बताया, an assertive sentence is a sentence which expresses a statement, यानी कि जो एक स्टेटमेंट व्यक्त करता है, जो एक कथन व्यक्त करता है। he goes to school daily, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अच्छा, ये वाक्य का हुलिया कैसा होता है, स्वरूप कैसा होता है, दिखता कैसा है ये? तो देखें, ये वाक्य जो हमारा होता है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और मुख्य बात इसके अंत में फुल स्टॉप होता है। ये ध्यान रखेंगे, अगर ये गुण है किसी वाक्य में, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और उसके बाद ये सारा चीज दिया हुआ है और अंत में फुल स्टॉप है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब देखें, दूसरा दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन ये है, मैं सिर्फ डिफिनीशन लिख नहीं रहा हूं बल्कि वैसे ही बता रहा हूं, क्योंकि ये सारा चीज आप लोग 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं इसके डिफिनीशन को। तो 3 पढ़े, 4 में पढ़े, 5 में पढ़े, 6 में पढ़े, ये 7वां चल रहा है। तो दोबारा लिखने की फिर आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूं। ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का इसका डिफिनीशन याद हो गया होगा, बस एक बार वैसे ही बता दे रहा हूं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जो प्रश्न प्रकट करता है या जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, हैव। और दूसरा दिया है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, यानी कि ये 2 उदाहरण हमने दिए हैं। और 2 उदाहरण क्यों दिया है, थोड़ा सा ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि पहला जो ये वाक्य हमने लिखा वहां पे 1 एग्जाम्पल दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है। तो 2 एग्जाम्पल देने का भी कारण है, इसलिए कारण है क्योंकि ये तो बस वैसे ही असर्टिव सेंटेंस, इसका कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए हमने 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन है? एक होता है यस या नो टाइप और एक होता है WS टाइप। यस या नो टाइप क्या होता है? जिस वाक्य का जवाब यस या नो में दिया जाए उसको हम यस या नो टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हैव यू डन योर वर्क, इसका मतलब यह है कि आपने अपना कार्य
कर लिया है या क्या आपने अपना कार्य कर लिया है। अगर इस तरीके से कोई प्रश्न पूछता है तो जाहिर सी बात है उसका जवाब हाँ या ना में ही दिया जाएगा। तो ये हो गया जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, यस या नो टाइप के वो बोले जाते हैं। और जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जाता है अपितु कुछ बताया जाता है, उसका उत्तर दिया जाता है, वो WH टाइप का। जैसे व्हाट इज योर नेम, अगर कोई पूछे कि आपका क्या नाम है तो क्या इसका जवाब यस या नो में दिया जाएगा? नहीं। व्हाट इज योर नेम तो जाहिर सी बात है आप अपना नाम बताएंगे, नो कि इसका जवाब यस या नो में देंगे। तो जब आप नाम बताएंगे यानी कि जब आप उत्तर बताते हैं तो वो होता है WH टाइप। तो ये दो प्रकार के होते हैं, इसीलिए हमने दो एग्जाम्पल लिखा है। पहला प्रकार जो सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे हुआ है। इसका स्वरूप कैसे होता है देख लें। अगर ये वाला है यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हुआ है, अगर वैसा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और मजे की बात यह है कि अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, इसके अंत में फुल स्टॉप था। और अगर ये रहेगा तो पैटर्न सारा वही है। ये सिर्फ यहाँ देखा एचवी दिया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, सेम वही चीज है, बस इसके आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, वही चीज है, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो ये इनका प्रकार है। अगर इस टाइप से होगा तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ध्यान देंगे इन दोनों के अंत में ये मार्क होना चाहिए जिसका नाम है इंट्रोगेटिव मार्क। अब चलते हैं तीसरे सेंटेंस की ओर। तीसरा हमारा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? एन इंपरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, एडवाइस etc इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि वह वाक्य जिससे आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव का बोध होता है वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे ओपन द डोर, ये ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खाना लाओ, पानी दो, किताब दो। एक तरह से ये सभी क्या है? आदेश है। वहां मत बैठो, ये सब क्या है? आदेश है। स्टैंड अप, गेट आउट, कम इन, ओपन द डोर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये सभी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, किसी को कुछ कहा जा रहा है। तो जिन वाक्य से ऐसा लगता है वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इसका चेहरा कैसे होता है? तो इसका चेहरा क्रिया से स्टार्ट होता है। इसका चेहरा कैसा होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है। तो ये भी हो सकता है कि केवल वर्ब हो, या ये भी हो सकता है कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी हो और इसके भी अंत में फुल स्टॉप, जैसे इसके अंत में फुल स्टॉप। अब बस फुल स्टॉप पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे देखें इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अंतर क्या है? ये सब्जेक्ट दिया रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बस ये अंतर है इन दोनों में। तो इसका चेहरा ये, इसका चेहरा ये, इसका चेहरा ये। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इच्छा सूचक वाक्य या इच्छात्मक वाक्य। एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ब्लेस, डिजायर, विशेस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना ये सब बोध होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। ये वाक्य ज्यादातर, सॉरी ये माई लिख दिया गया है, ये वाक्य ज्यादातर में से स्टार्ट होते हैं। ज्यादातर ये वाक्य में से स्टार्ट होते हैं, कुछ वाक्य बिना में से भी स्टार्ट होते हैं, जैसे लॉन्ग लिव आवर किंग या वुड दैट आई वर ए बर्ड, ऐसे भी स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन में से भी स्टार्ट हो सकता है, वुड दैट से भी स्टार्ट हो सकता है, ओ दैट से भी स्टार्ट हो सकता है, या बिना इन सब चीजों के भी स्टार्ट हो सकता है। और अंत में इस वाक्य के अंत में जो है वो ये चिन्ह होता है। इस मार्क को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। लेकिन चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है तो एक्सक्लेमेशन मार्क न बोल करके इसको ऑब्जेक्टिव मार्क बोलेंगे। चूंकि जैसा सेंटेंस चिन्ह वही ऑब्जेक्टिव मार्क बोलेंगे। यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्टिव मार्क बोलेंगे, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता तो वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। कौन सा मार्क बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन। कब? यानी कि विस्मय बोधक चिन्ह। अब इसका चेहरा क्या होता है? ये वाक्य ज्यादातर में से स्टार्ट हो सकते हैं या
वो दैट से स्टार्ट हो सकते हैं या वुड दैट से स्टार्ट हो सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा और अंत में इसके भी ये वाला चिन्ह अवश्य लगा होगा। अगर इस स्वरूप पे है, इस पैटर्न पे है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। अब चलते हैं पांचवें सेंटेंस की ओर, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी sentence. An exclamatory sentence is a sentence that express a strong feelings of joy, sorrow or praise. यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ये वो वाक्य होते हैं जो एक आश्चर्य प्रकट करते हैं। अब वो आश्चर्य प्रसन्नता के भी हो सकते हैं, सुखी के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं, प्रशंसा के भी हो सकते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जॉय, सारो और प्रेज इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य से आश्चर्य प्रार्थना और आश्चर्य कैसा हो, चाहे वो प्रशंसा का हो, सुख का हो, दुख हो, ये प्रकट होता है। यानी कि जिस वाक्य से आश्चर्य प्रकट होता है, प्रसन्नता का, सुखी का, दुख का, प्रशंसा का, जिस वाक्य से ये चीज प्रकट होता है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, या alas hurrah, we have won the मैच। ये देखें हमने इतना एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका। तो ये वाक्य हमारे व्हाट या हाउ से भी स्टार्ट हो सकते हैं, अथवा ये आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द से भी शुरू हो सकते हैं। जैसे चाहे वो दुख का हो, चाहे सुख का हो, चाहे प्रशंसा का हो, कोई भी हो, उससे स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये वाक्य ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, चाहे व्हाट या हाउ से, चाहे अलास से, चाहे हुर्रा से, चाहे अन्य किसी आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द से। लेकिन जब भी स्टार्ट होंगे तो इन्हीं से स्टार्ट होंगे। अब अगर व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है तो वाक्य के अंत में ये चिन्ह होगा, ये ध्यान रखेंगे। व्हाट या हाउ वाला वाक्य जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी होता है, क्योंकि आश्चर्य प्रकट होता है इस वाक्य से। ये नहीं कि अंत में लगा है, तो ऑब्जेक्टिव वाले में भी बताए हैं। तो वो वाक्य दूसरा है, वहां पे इच्छा प्रकट होता है, यहाँ पे आश्चर्य प्रकट होता है। इसके अंत में ये चिन्ह होता है, व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है। व्हाट या हाउ या क्या चाहे कैसे, अ ब्यूटीफुल साइट, यानी कि कितना सुंदर दृश्य है, या कितना सुंदर दृश्य, ऐसे आश्चर्यचकित हो, कितना सुंदर दृश्य है, ऐसे आश्चर्यचकित होकर के बोलेंगे। तो जैसा वाक्य होता है वैसा फीलिंग्स भी आना चाहिए अंदर। तो वही कह रहा है कि जैसा ये व्हाट या हाउ से कोई वाक्य हो, वो आश्चर्य प्रकट करता है। अलास माई फ्रेंड हैड बीन रूइंड, मेरा मित्र बर्बाद हो। तो ये दुख प्रकट कर रहा है। हुर्रा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी कि जब मैच जीतते हैं तो खुशी आती है, तो लोग चिल्ला उठते हैं हुर्रा, यानी कि मतलब खुशी मनाते हैं। ये प्रसन्नता का ये सूचक शब्द है। तो जो ये प्रकट कर रहे हैं, यानी कि जो आश्चर्य प्रकट कर रहा है, चाहे वो प्रसन्नता का हो, दुखी का हो, सुख का हो, प्रशंसा, कोई भी, उन शब्दों या वाक्यांशों के पास या वाक्यों के पास वो चिन्ह होगा, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो वो उसका चेहरा इस टाइप से हो सकता है, व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो सकते हैं, पहला दूसरा इनसे भी स्टार्ट हो सकते हैं, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ये रहे काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपको बताया गया कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। उसके बाद दिया हुआ है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट दिया है, देखें वॉवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है। जो इंग्लिश के लेटर होते हैं, जो इंग्लिश के लेटर होते हैं, लेटर कितने होते हैं 26। ये जो लेटर होते हैं, एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा वॉवेल है। और कॉन्सोनेंट, इसके अलावा जो भी 26 लेटर में बचते हैं वो सभी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी कि इनको छोड़ करके जो भी बचा वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। तो ये चीज हो गया वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। उसके बाद आप लोगों के सिलेबस में दिया है वर्ड्स एंड इट्स फॉर्म्स और यूज ऑफ ए एंड द। तो ए एंड दोनों का मतलब, ये एंड द, ये आर्टिकल होता है। ये ध्यान से देख रहे हैं, आर्टिकल होता है। आर्टिकल होता है, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट जो होते हैं, ए एन होता है वो इनडिफिनिट होता है, और जो डिफिनिट होता है वो द होता है। इनका यूज कहाँ किया जाता है? एक को दर्शाने के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है। बाकी कोई चीज जो एक अनोखा हो, यानी कि पूरे जगत में एक ही हो, या कोई विशेष चीज हो, या सिंगुलर प्लूरल दर्शाना हो, तो वहां पर द का प्रयोग किया जाता है उस नाउन के पहले। लेकिन यहाँ पे ए और एन 2 दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखें। वैसे तो बच्चों को सिखाया जाता है जिस नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो वो ए से उसके पहले ए लगाते हैं एक के लिए, और जिस नाउन की शुरुआत वॉवेल से हो तो उसके पहले ए के लिए एन लगाते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं इसको आप पूरा ध्यान नहीं देंगे। इसका जो लगाने का तरीका है, एक ही तरीका है। अगर जो नाउन है उसका उच्चारण, अगर उच्चारण स्वर है तो एन लगाएंगे। अगर उच्चारण व्यंजन है तो ए लगाएंगे। अगर उसका उच्चारण स्वर है तो हम एन लगाएंगे। अगर उच्चारण व्यंजन है तो ए लगाएंगे। चाहे वो वॉवेल से स्टार्ट हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। मुख्य बात होता है उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि यूनिवर्सिटी देखते हैं, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है तो भले ये वॉवेल से स्टार्ट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन यू है, इसके पहले हम एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे, क्योंकि ये व्यंजन है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसके लेटर पे नहीं जाते हैं, इसके उच्चारण पे जाते हैं। जैसा उच्चारण होता है वैसे लगाते हैं। तो ये रहा आर्टिकल। अब इसके बाद देखें वर्ब्स एंड इट्स फॉर्म दिया हुआ है। तो वर्ब के फॉर्म होते हैं प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म ये होता है। फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट कहलाता है। पास्ट फॉर्म जो होता है सेकेंड थर्ड फॉर्म वो पास्ट फॉर्म कहलाता है। कुछ आईएनजी फॉर्म भी होता है, इनकी वर्ब में आईएनजी लग जाता है, वो आईएनजी फॉर्म होता है। उसके बाद देखें दिया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काउंटेबल
जिसका गणना किया जा सके, यानी कि वह नाउन जिसको गिना जा सके काउंटेबल, और वह नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता है वो अनकाउंटेबल कहलाता है। जैसे वाटर, राइस, शुगर, मिल्क, ये सारा चीज नहीं गिना जा सकता है तो ये हमारा अनकाउंटेबल, और जिसको गिना जा सकता है वो काउंटेबल होता है। जैसे पेन, बॉयस, ये सारा चीज गिना जा सकता है तो वो काउंटेबल हो गया। उसके बाद वर्ड ऑर्डर दिया हुआ है, वर्ड ऑर्डर या पैटर्न ऑफ सेंटेंस, पैटर्न ऑफ सेंटेंस। तो पैटर्न ऑफ सेंटेंस जो होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यही किसी वाक्य का पैटर्न होता है, और इतना ही इस चैप्टर में आप लोगों के दिया हुआ है। तो ये सारा चीज उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर न समझ में आए तो आप वीडियो को देख सकते हैं कई बार, जितनी बार आप देखेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जय हिंद।